गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कोटा है भाई लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी। एवरीथिंग फाइन होगा। प्लीज रिप्लाई यस। वेरी गुड। इससे पहले आपने कुछ भी लिखा हो मुझे नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। एक दो मिनट बात करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो तो। बीच में जो आप लिखते हैं ना वो बहुत गलत करते हैं जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। अभी आप बात कर लीजिए, आप हमसे 2 मिनट है आपके पास। 8:19 हुआ है, 8:21 में मैं पढ़ाऊंगा। डाउट क्लास तो हमेशा लग रही है, तो क्यों पूछ रहे हो डाउट क्लास लगेगी कल से? मेरे पास जब तक टाइम टेबल नहीं आता है तब तक मुझे पता नहीं चलता है मैं बैच लूंगा या नहीं लूंगा। जो क्लास ऑफ होगी उसका नोटिस आपको मिलता है, मुझे नहीं पता रहता है कब ऑफ होगी। शायद 7-8 को ही ऑफ है। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने की जरूरत कहीं नहीं होती है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे बैलेंस होगा? हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस हो जाता है। आसिफ कलाम, डेल्टा में जो ब्रैकेट के पहले जो नंबर आता है वो हम उस एटम का नंबर लिखते हैं 1 मोल में, जो एटम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जैसे कंपाउंड है, मान लो आसिफ कलाम, तुम्हें समझा रहा हूं मैं। कंपाउंड है K2Cr2O7, इससे Cr3 प्लस चला गया,
+6 से 3 गया, तो हमेशा इसके 1 मोल में देखेंगे। इसके 1 मोल में क्रोमियम का चेंज हो रहा है, तो क्रोमियम का कितना मोल एटम है? 2, तो 2 × 6 - 3, 6। KMnO4 है, मान लो ये Mn2+ में चेंज हो गया, तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है? केवल Mn का। इसके 1 मोल में देखेंगे, 1 मोल में Mn का 1 मोल एटम है, तो 1 × 7 - 2, 5। आसिफ कलम, बताना समझ में आया नहीं आया? क्लियर? हाँ, हमेशा 1 मोल में देखना है, और जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसको देखेंगे। भाई स्टार्टिंग से ही अदिति कुमार का कहना है कि सर स्टार्टिंग से ही ज्यादा होमवर्क दीजिए, जब तक पढ़ाऊंगा ही नहीं, बिना पढ़ाए होमवर्क दे दूं। शुरू के 4 लेक्चर जो होते हैं पढ़ाने के बाद ही होमवर्क आपको मिल सकता है। अब कंसंट्रेशन टर्म छोटा चैप्टर था, 5 लेक्चर का चैप्टर था, 4 के बाद ही मुझे होमवर्क देना था, तो मुझे बताओ ना, 4 के बाद ही होमवर्क देना, तो शुरू किया। शुरू किसी भी चैप्टर में शुरू के 3 या 4 लेक्चर के बाद ही मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं। एनीवे, अब आप कुछ मत लिखिए, अब मैं आपसे, अब आप कुछ भी मत लिखिए। नहीं, हम पूरा पढ़ाने के बाद होमवर्क नहीं देते हैं, आप चेक करके देख लो। हम 3 या 4 लेक्चर के बाद होमवर्क देते हैं, शुरू करते हैं होमवर्क देना। थ्री या 4 लेक्चर के बाद होमवर्क देना शुरू करते हैं, उसमें भी पहले हम रेसेस देते हैं। कंसंट्रेशन टर्म 5 लेक्चर का चैप्टर ही था, 4 के बाद होमवर्क देना शुरू करते हैं, तो हमें रेसेस और शीट दोनों एक साथ देना पड़ा। बनाओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, बहाना 10 निकालते रहोगे यार। कहोगे इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें बहाना अगर निकालना है ना तो कहीं भी निकाल सकते हैं। कहा क्या, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, आपके पास केवल एक्सक्यूजेस रहेंगे नहीं करने के। और सच पूछो तो मैं आपकी, आप जो कहो मैं वही करूं, तब भी आप नहीं कर पाओ। एनीवे, मैं एसी ऑन करके आ रहा हूं। आठ 23 हो गया, सो अब मैं पढ़ाता हूं आपको। सबसे पहले तो क्या है, संडे को स्टूडेंट्स कम आते हैं, जो गलत बात है, और वो क्लास भी अटेंड नहीं करते। मैंने संडे को क्लास लिया और स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी उस समय, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले जो मेरा पिछला लेक्चर है वो देख लीजिएगा। अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो क्या होगा, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, आज की क्लास में कंसंट्रेशन टर्म और रेसेस, कंसंट्रेशन टर्म का रेसेस दोनों खत्म हो गया। अब कंसंट्रेशन टर्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की डाउट मैंने ले लिए, फिर भी मैं आपको एक मौका देता हूं कि अगर कंसंट्रेशन टर्म का स्टिल कोई डाउट बचा हुआ है, आज मैं ले लिया हूं, आज जो आपने डाउट पूछा है वो लास्ट में कर दूंगा। स्टिल कोई डाउट बचा है तो आप हमें भेज दीजिए। अगर मुझे लगेगा कि रियली में बताने लायक क्वेश्चन है तो मैं उसे बताऊंगा, और लगेगा इजी है तो छोड़ दूंगा। सो आज लास्ट चांस है आपको कंसंट्रेशन टर्म का होमवर्क देने का, आज मैं भेजने का। आज के बाद मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म, मतलब आज भेजिएगा, कल के बाद मैं कंसंट्रेशन टर्म नहीं डिस्कस करूंगा। रेडॉक्स पे आज मैं एक भी होमवर्क नहीं दे रहा हूं, इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरा कहना है आप यहां तक जो रेडॉक्स पढ़ाया हूं उसे रिवाइज कर लीजिए। कल की क्लास से मैं रेडॉक्स पे होमवर्क देना शुरू करूंगा, पिछली क्लास से, अगली क्लास से मैं रेडॉक्स पे होमवर्क देना शुरू करूंगा। दूसरा पॉइंट ये हुआ। आज सिर्फ आपको देखना है कि आपका कंसंट्रेशन टर्म पूरा अच्छे से खत्म हुआ या नहीं हुआ। जो जो सवाल छूटा है उसका सॉल्यूशन देखिए, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे भेज दीजिए, और रेडॉक्स रिवाइज कर लीजिए। कोई होमवर्क नहीं है रेडॉक्स पे, कल से मींस अगली क्लास से रेडॉक्स पे होमवर्क शुरू होगा। देखिए, हमने ढेर सारे फॉर्मूला बताए, इसमें
हमने ढेर सारे फार्मूला बताए इक्विवेलेंट वेट निकालने का, ढेर सारे फार्मूला बताए इक्विवेलेंट वेट निकालने का, ढेर सारे फार्मूला बताए इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अब हम एक जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो हम उसे देखते हैं कि जनरल फार्मूला क्या है। बट उसके पहले मैं एक दो सवाल ले रहा हूं, इस सवाल को देखिए और इस पे बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। An oxide of metal have 20% oxygen. The equivalent weight of metal oxide is. मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। तो देखिए, मान लो कि मेटल M है, M मेटल है, लेट इट्स वैलेंसी बराबर X। O2 माइनस ये ऑक्साइड होता है, तो इसका जो कंपाउंड होगा वो होगा M2OX। ये है मेटल का ऑक्साइड। मुझे बताओ फार्मूला तो क्लियर है ना कि मेटल का ऑक्साइड का ये फार्मूला लिया हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। मेटल ऑक्साइड का ये फार्मूला लिया हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, ये मेटल ऑक्साइड का फार्मूला है। इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन है 20%, तो इसका मतलब मेटल कितना होगा, मेटल होगा 80%। मेटल कितना होगा 80%। कह रहा है मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन होता है 8, तो हम कहेंगे 20% बराबर 8, देयरफॉर 80% कितना होगा, 80% होगा 8/20 इंटू 80, 32 ग्राम। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ये हो गया 32 ग्राम। मेटल का इक्विवेलेंट वेट पूछता तो ये आंसर होता, बट मेटल का इक्विवेलेंट वेट नहीं वो पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड पूछा है। ये होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये होगा 32 प्लस 8 बराबर 40 ग्राम। ये आंसर है। थोड़ा देखिए सवाल और थोड़ा फील कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं। दीपक गुप्ता नो वॉइस तो लिखो ही मत। प्रियांश M2 ही क्यों यार, तो तुम पहले बोलते सब समझ में नहीं आया फॉर्मूला। प्रियांश से सिर्फ बात हो रही है, बीच में कुछ और मत लिखो। प्रियांश तुम पहले बोलते समझ में नहीं आया फॉर्मूला, M2 ही क्यों। ऑक्साइड है ना बेटा, ऑक्साइड O2 माइनस होता है, मींस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हुई और मेटल की वैलेंसी X हुआ। M लिखे O लिखे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इस पे लिख दिया, मेटल की वैलेंसी X इस पे लिख दिया, क्या दिक्कत है। प्रियांश अब आया समझ में। हाँ ले सकते हैं डायरेक्टली 100%, ले सकते हैं डायरेक्टली 100%। अदिति राज ले सकते हैं डायरेक्टली 100%। जो 100% होगा वो मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट ले सकते हैं। तो MnO ऑक्साइड है तो क्या दिक्कत हुआ, MnO ऑक्साइड है, वेरी गुड। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ऐसे है और मैंगनीज की भी वैलेंसी 2 है, तो Mn2O2 था फॉर्मूला, उसको हम MnO लिख देते हैं। CaO भी ऑक्साइड है, MgO भी ऑक्साइड है, क्या दिक्कत है इनमें। M2OX लिखा, अगर X का वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये भी तो MO हो जाएगा। प्रियांश तुम बहुत तंग करते हो यार, इतनी छोटी छोटी बात में तुमको डाउट होता है ना कि मैं क्या कहूं। ऐसा डाउट होता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं किसको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।
हंसता है और कहता है सर ओके सर क्लियर। सर 20% को 8 के इक्वल कैसे किया लिखा, यही तो टेक्निक है। हाँ ये अविरल आपका डाउट बहुत अच्छा है। यही टेक्निक है कि ऑक्सीजन, देखिए हमने क्या बोला था कि मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन करके M2OX बन रहा है, बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा और इसका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा वो सेम होगा। तो हमने इक्विवेलेंट वेट में ही कहा कि अगर ऑक्सीजन का मास 8% है, इक्विवेलेंट वेट भी तो एक तरह का मास है। तो जैसे मोलर मास एक तरह का मास है, उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट भी एक तरह का मास है। तो टोटल कुछ इक्विवेलेंट वेट होगा, इसमें 20% ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है, 8 कर दिया। 100% इस पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट होगा 8/20 इंटू 100, 40 ग्राम हो गया। कंपाउंड में हर नहीं, इक्विवेलेंट वेट बदलता रहता है, कंपाउंड में फिक्स नहीं रहता है। चलिए सेकंड कंपाउंड, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट? O2 का इक्विवेलेंट वेट पिछली क्लास में बता चुका हूं 8 है। अक्षत गुप्ता तुम पिछली क्लास में नहीं होगे, अब मैं नो वन कर देता हूं। हाँ सुंदराम, लगा तो रहा हूं मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, वेरी गुड, बट मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं इसलिए बोल नहीं रहा हूं। सुंदराम लगा मैं रहा हूं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही, लेकिन मैं पढ़ाया नहीं हूं इसलिए बोल नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं ये सवाल बिना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाए बताऊं कि आपको आइडिया हो हम कर क्या रहे। सुंदराम लेकिन सही आप लिखे हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। What will be the equivalent weight of metal sulfate whose oxide has 16% oxygen by mass? कह रहा what will be the equivalent weight of metal? metal M मान लीजिए, ये मेटल है, इसका वैलेंसी X मान लीजिए, इसका वैलेंसी X है। What will be the equivalent weight of metal sulfate? सल्फेट क्या होता है? SO4 2-, तो मेटल सल्फेट होगा M2SO4 होल X, ये मेटल सल्फेट है। सल्फेट की वैलेंसी 2 है, इसलिए M2SO4 होल X हुआ मेटल सल्फेट। इसका इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ऐसा करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट निकालते हैं और ये होगा मोलर मास 96 डिवाइडेड बाई 2, 48 ग्राम। सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया और वो आया 48 ग्राम। सिर्फ मुझे यह बताओ, सल्फेट के इक्विवेलेंट वेट में किसी को डाउट है? पिछली क्लास जो नहीं किया है वो नहीं पूछेगा। सल्फेट के इक्विवेलेंट वेट में कोई डाउट नहीं होगा, पिछली क्लास में ये फार्मूला मैं बता चुका हूं, वेरी गुड। अब अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल दें तो ये सवाल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस सल्फेट दोनों जोड़ देंगे तो ये सवाल बन जाएगा। अब कह रहा है कि what will be the equivalent weight of a metal sulfate whose oxide had 16% oxygen by mass? कह रहा है इस मेटल का ऑक्साइड लो, तो M2OX, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। इस ऑक्साइड का ऑक्सीजन कितना है? 16%, तो मेटल कितना हो जाएगा? 84%। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना? 8 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हुआ 8 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम हुआ, तो हम कहेंगे 16% इज इक्वल टू 8। Therefore 84% is equal to 8 by 16 into 84, 42 gram. Therefore equivalent weight of metal is equal to 42 gram. Therefore equivalent weight of metal sulfate M2SO4 whole X,
ये बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। मेटल का इक्विवेलेंट वेट 42 और सल्फेट का 48 बराबर 90 ग्राम। ये आंसर है। बताइएगा, बताइएगा समझ में आया नहीं आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने लिखा समझ में आया। वेरी गुड। ये तो लिखा हुआ है ऊपर बाई मास। हाँ, बाई मास नहीं लिखेगा तो इक्विवेलेंट मास से रेशियो में कैसे लेंगे? नहीं लेंगे। चलिए अब देखिए, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए, हम आपको याद दिलाते हैं कि इक्विवेलेंट वेट का इन जनरल फार्मूला क्या ले सकते हैं। तो फार्मूले लिखते हैं कि हमने बोला था इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी। हमने बोला था इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन आयन। हमने बोला था इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। हमने बोला था इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एसिडिटी। हमने बोला था इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डेल्टा। हमने इतने फार्मूले बोला। अब हम इन सारे फार्मूले को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, अब हम बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। VF हो गया वैलेंसी फैक्टर, also called N फैक्टर। VF को N फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। सबको कंबाइन कर दिया। देखो ना, सब में ऊपर में मोलर मास है, मोलर मास है, मोलर मास है, मोलर मास है, मोलर मास है। एटॉमिक वेट भी तो मोलर मास ही लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, तो एटम का मोलर मास है। तो ऊपर में सब में मोलर मास है और नीचे में जो टर्म है उसको एक नया नाम दिया वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर का दूसरा नाम है एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो अब हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होगा मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। सवाल सिर्फ यही उठता है कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं सर, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। मुझे बताओ, इक्विवेलेंट वेट को हमने एक फॉर्मूले लिख दिए, सिर्फ सभी को कंबाइन करके एक फॉर्मूला लिखा। इसमें कोई दिक्कत है आपको? फॉर्मूला याद हो गया? इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। वेरी गुड। अब हम पढ़ाते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। अब हम पढ़ाते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। केस 1 या ऐसे देखो, ए 4 एसिड्स, एसिड के लिए एन फैक्टर होता है या वैलेंसी फैक्टर होता है बेसिसिटी, और बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेस्ड। नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेस्ड। हम यहां एसिड लिखेंगे और यहां पर एन फैक्टर लिखेंगे या वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे।
एसिड है HCl 1, HBr 1, HI 1, HF 1, HCN 1, N3H 1, HCOOH 1, CH3COOH 1, C2 H2SO4 1 or 2, HSO4 minus 1, H2CO3 1, HCO3 minus 1, H2S 1 or 2, HS minus 1, H2C2O4 1 or 2, HC2O4 minus 1, H2SO3 1 or 2, HSO3 minus 1, S3PO4 1 or 2 or 3, H2PO4 minus 1 or 2, HPO4 2 minus 1, S3PO3 1 or 2, H2PO3 minus 1, S3PO2 1, H3BO3 1। मैंने सबकी बेसिसिटी लिख दिया है। एक बार पहला पेज को फिर से देखिए, बड़ा करके देखता हूं। फर्स्ट पेज में देखिए, एसिड और बेसिसिटी लिखा है। मुझे बताइए कि क्या इन दोनों में डाउट है? फर्स्ट पेज में कहीं पे डाउट है? पहला डाउट फर्स्ट पेज में कहां पे है, ये बताइए। सबसे पहले डाउट आपको फर्स्ट पेज में कहां पे आ रहा है? चलिए, इन दोनों में तो मैंने बोला ही था, जितना COOH ग्रुप होगा उतना ही एसिडिटी है बेसिक। एक कैसे आ रहा है? अरे यार, ये मैक्सिमम एक H प्लस दे सकता है, HCl H प्लस प्लस Cl माइनस दे सकता है, तो वैलेंसी फैक्टर एक आ रहा है। वैभव कुछ भी कैसे लिख देते हो यार, मतलब क्यों नहीं पता चल रहा है एक कैसे आ रहा है, ये क्यों नहीं पता चल रहा है? वैभव रुको ना, बाकी लोग मत लिखो ना। वैभव एक कैसे आ रहा है लिख दिए, क्यों नहीं पता चल रहा है कि एक आ रहा है? एसिडिटी नहीं, बेसिसिटी है। एसिडिटी नहीं है, बेसिसिटी है। एसिडिटी, एसिड का बेसिसिटी होता है। यार तुम पागल कर दोगे मुझे। एसिड का बेसिसिटी होता है। पता नहीं आप लोग इतने क्यों लिख रहे हो, आप लोग इतने क्यों लिख रहे हैं? हाँ, HCl के नीचे HBr है। ऐसा ऐसा बच्चा होता है ना, एक कैसे आ रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उसमें डाउट क्या हो रहा है, उसमें डाउट क्या होगा, ये इंतजार कर रहा हूँ। प्रियांशु वर्मा, N3H लिखा हूं तो तुम बोल रहे हो NH3 है क्या? भाई N3H लिखा हूं दोस्त, मैं गलत ही पढ़ाता रहता हूं क्या? जो आप N3H लिखते कहता है NH3 है क्या? एसिड है N3H, एजाइडिक एसिड है। बंद करना पड़ता है मुझे आपको, पता नहीं कुछ भी का कुछ भी लिखते रहते।
H2SO4 देखिए, H2SO4 देखिए, H2SO4 में 1 भी लिखा और 2 भी लिखा। अगर H2SO4 एक H प्लस दे रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1, और अगर H2SO4 2 H प्लस दे रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2। शायद आपको H2SO4 समझ में आ गया हो। H2SO4 आया समझ में? एक H प्लस देगा तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, 2 H प्लस देगा तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। अब देखिए, ये रिएक्शन से पता चलेगा कि एक H प्लस दे रहा है या 2 H प्लस दे रहा है। ये रिएक्शन से पता चलेगा। जैसे H2SO4 का बता रहे हैं वैसे ही तो H2CO3 का 1 या 2 होगा। प्लीज आगे मत बढ़ो। अगर मान लो सीधा आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा, तो आपको तो पता ही नहीं है 1 निकला है या 2 निकला है, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। सीधा अगर आपसे पूछे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या होगा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे कि एक H प्लस निकला है या 2 H प्लस निकला है, तो हम मानेंगे कंप्लीट H प्लस निकला है और उस केस में इक्विवेलेंट वेट लेंगे 98/2, 49। सीधा पूछे तो, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे तो अपन 2 लेंगे। जैसे अब H2SO4 का बताया वैसे ही यहां तक मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक अगर यहां तक कोई डाउट है H2SO4 से लेकर यहां तक तो बोल सकते हो। H2SO4 से लेकर यहां लास्ट तक, यहां तक कोई डाउट है तो बोल सकते हो। वैभव, तुम ना यार मुझे पागल कर दोगे यार, हर क्लास में ऐसा चीज पूछते हो। वैभव, मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि HCOOH एक ऑर्गेनिक एसिड है, CH3COOH भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं या कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, तो सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं हो। ऑर्गेनिक एसिड में हम COOH ग्रुप देखते हैं, जितना COOH ग्रुप होता है उतना H प्लस आता है। वैभव, ये मैं पिछली क्लास में भी बताया हूं, फिर इस क्लास में यही चीज पूछ दी हो। एक ही दिन बाद तुम फिर से वही चीज पूछ रहे हो। नितेश कुशवाहा, तुमने कहा हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा तभी H प्लस निकलेगा। वो ऑक्सी एसिड में है बेटा। हाइड्रा एसिड में जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H प्लस अटैच्ड हो। हाइड्रा एसिड में ऐसा जरूरी नहीं है। HCl में H प्लस निकलता है ये तुमको नहीं पता है नितेश कुशवाहा? HCl में H प्लस निकलता है ये नहीं पता है क्या? यार आप लोग को कोई पढ़ा ही नहीं सकता, हर चीज में डाउट होता है, पहले से कुछ नहीं जानते। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ कि H2 मैं क्या पूछा? मेरे 2 सवाल लिए, दोनों आपको मेरे रिलेवेंट नहीं था। जो पूछा मैंने पूछा H2SO4 से HPO4 2 माइनस में। 1 मिनट में बंद कर रहा हूं, आपको बंद कर दिया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक में कोई डाउट है, ये पूछ रहा हूं, सिर्फ वही लिखना, उल जुलूल मत पूछते रहो। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक में कोई डाउट है? H3PO4 में क्यों डाउट है भाई? जैसे H2SO4 में 1 और 2 हो रहा था, इसमें 3 H प्लस है। इसका स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है तो तीनों निकल सकता है। 3 है ना H3PO4 में। H3PO3 अभी मैं पूछा ही नहीं आपसे, हम यहीं तक पूछ रहे हैं ना आपसे। H3PO3 में मैंने पूछा ही नहीं अभी आपसे, यहीं तक पूछ रहे हैं। अब देखो, अब इसमें कहिएगा आप डाउट है। ऑक्स केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा चुका हूं, केमिकल बॉन्डिंग में बेसिसिटी भी पढ़ा चुका हूं। हाँ 1 2 3 में जब नहीं कुछ लिखा रहेगा तो हम हाईएस्ट लेंगे 3 वाला।
केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको बेसिसिटी पढ़ा चुका हूं, वहां समझा चुका हूं कि कब ऑक्सी एसिड से कब ऑक्सीजन निकलता है, फिर भी मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं आपको। यहां देखो, बाप रे बाप, पागल कर देते हो यार तुम लोग, कुछ का कुछ लिखते रहेगा। H3PO3 देखते हैं। H3PO3 का स्ट्रक्चर है ये, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नॉट एन एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये दोनों निकलेगा जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये नहीं निकलेगा। रीजन क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये ब्रेक हो जाता है ये बॉन्ड पानी में। बट फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो ये जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा पोलर नहीं है। इस बॉन्ड की पोलरिटी इतनी कम है कि ये H+ नहीं निकल पाता है। सो मैक्सिमम 2 ही होगा। मुझे बताओ, H3PO3 का मैक्सिमम मैक्सिमम 2, 1 या 2 होगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? H3PO3 का 1 या 2 होगा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब जब इसमें 1 या 2 हो सकता है, तो इसमें से एक H+ निकल जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम 1 ही होगा ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा, ये वाला समझ में आ गया होगा, H2PO3 माइनस। अब H3PO2 बचा। H3PO2 देखिए, इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ ये है एसिडिक हाइड्रोजन। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। इसमें वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 और 2। समझ में आया H3PO2? भाई सबको याद रहता है कि ये डाइवेसी की है, ये डाइवेसी की है H3PO3। नहीं प्रियांश, दोनों H रिलीज करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट H 100% रिलीज भी नहीं होता है, कोई भी H 100% रिलीज नहीं होता है। रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होता है प्रियांश। पहले एक H+ लिखेंगे रिलीज करके, फिर दूसरा H+ लिखेंगे। समर्थ हर बार स्ट्रक्चर बना करके ही पता करना करेंगे। स्ट्रक्चर तो याद है, सबको याद रहता है कि H3PO3 जो है डाइबेसिक एसिड है। मैं शुरू से क्लास में बोलते आ रहा हूं, याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप शुरू से इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप सोचते हैं समझ तो एक गधा भी जाता है यार, एक कुत्ता को भी समझ में आता है, सिखा दोगे तो। याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। समझ सबको दिमाग होता है, सबको समझ में आ जाता है। मेमोरी पावर कितना स्ट्रांग है, उसी से ब्रिलियंसी डिसाइड होती है। हाँ, याद करना होता है, इसलिए समझना होता है कि याद रहेगा उससे। एक नया नाम दे दिए, बेसिसिटी ही है वैलेंसी फैक्टर। एसिड के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो बेसिसिटी ही होगा। एक नया नाम दे दिए हैं। यस, निकालना आना चाहिए वैलेंसी फैक्टर। अगर आपको आता है तो ठीक है, आप आलतू फालतू चीजें पूछ रहे हैं अब फिर से। अब देखिए, एक बच गया, H3BO3 बच गया। ये भी मैं क्लास में बताया हुआ हूं, लेकिन आपको याद नहीं होगा, इसको फिर से बताता हूं। H3BO3,
H3BO3 को पानी में डालिएगा तो क्या होता है, BOH होल 4 -1 बन जाता है। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और H+ निकलता है। ये पानी में स्टेबल है। एक H+ निकला, एक ही H+ निकला तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। ये मैं आपको बताया हुआ था, ये भी बताया हुआ था H3BO3 में। कैसे बताया था देखिए, मैं इसका मैकेनिज्म लिख के पूरा बताता हूं कि BOH है और वाटर है। आप देखो जो बोरॉन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो बोरन को H3BO3 को पानी में डालते हैं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये खींच लेता है, कहता है दोस्त अपना लोन पेयर दो ना। जब ये कहता है कि दोस्त अपना लोन पेयर दो ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। लोन पेयर ले करके इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके कहता है बेटा उड़ान धर ले, और ये बना लेता है BOH होल 4 -1 प्लस H+। तो ये पूरा ड्रामा जो मैंने नीचे किया है, ये पूरा ड्रामा आपको पढ़ाया हुआ, आपको पता नहीं याद भी होगा कि हमने बताया है कि नहीं बताया। एनीवे, आप तो ये फर्स्ट लाइन दिमाग में रखो कि H3BO3 का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, इससे हमारा काम चल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यस, नो? वेरी गुड। सो एसिड का वैलेंसी फैक्टर हो गया, और एसिड का वैलेंसी फैक्टर हुआ बेसिसिक। H2SO4 के बारे में मैं एक बार और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे रिएक्शन है, मान लो H2SO4 है और NaOH है। क्वेश्चन में रिएक्शन ऐसे लिखा रहेगा NaHSO4 प्लस H2O। मुझे बताओ H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना लोगे, बताओ प्लीज। अब देखो 1 लेंगे, 1 लेंगे, वेरी गुड। H2SO4 है और NaOH है, प्रोडक्ट बन रहा है Na2SO4, Na2SO4 प्लस 2H2O। मुझे बताओ H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर कितना लोगे, 2। सो ये कहना कि दोनों H+ निकलेगा ही पानी में, ये सब गलत है भाई। रिएक्शन जैसे लिखा होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वैलेंसी फैक्टर 1 होगा या 2 होगा। आई होप कि अब आपका एसिड का वैलेंसी फैक्टर बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया आपको बताते बताते। आपकी बातें पढ़ता हूं ना मैं मैसेज में, आपकी बातें, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए फॉर बेसिस बहुत माथा भुकाते हो यार तुम लोग। फॉर बेसिस, बेसिस के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? तो वैलेंसी फैक्टर होता है एसिडिटी बराबर नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेस्ड। हम यहां बेस लिखेंगे
यहाँ वैलेंसी फैक्टर लिखिए। बेस है LiOH 1, जितना OH माइनस होगा NaOH 1, KOH 1, CSOH 1, RbOH 1, NH4OH 1, NH3 aqueous 1, दोनों सेम ही है। पानी, अमोनिया को पानी में डालिएगा NH4OH ही बनेगा 1। अब देखो CaOH होल 2 1 और 2, BaOH होल 2 1 और 2, ZnOH होल 2 1 और 2, FeOH होल 3 1 और 2 और 3। मुझे नहीं लगता आपको अब कोई डाउट होगा, मैं सीधा आगे बढ़ जाता हूं, बस लिख दो नो डाउट। कोई डाउट है क्या बेस में? हाँ, मुझे लगता है ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते। For salts in a non-redox reaction, for salts in a non-redox reaction, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर होगा क्या? तो वैलेंसी फैक्टर होगा चार्ज ऑन केटायन रिप्लेस्ड। जो केटायन रिप्लेस हुआ है उस पे चार्ज। कहिएगा सर केटायन रिप्लेस का मतलब क्या है? अभी समझाता हूं मैं। जैसे देखिए Na2CO3 है, HCl के साथ रिएक्ट करा है, NaHCO3 प्लस NaCl बना। इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। और Na2CO3 है, HCl के साथ रिएक्शन कराए, H2CO3 प्लस NaCl बनाए। इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। फिर तुम लोगों को खुजली होने लगा, लिखने लगे ना। पता नहीं ऊपर एक बच्चा क्या लिख दिया है यार। नहीं लिखो पहले तो, एक सेकंड। यार किसान कौन है यार? इज इट द रीजन एज NH4 माइनस मेक मल्टीपल आयनिक कंपाउंड? क्या लिख रहे हो यार? अपने मन से कुछ भी लिखने लगोगे? प्लीज यहां ध्यान दीजिए। इज इट द रीजन एज NH4 माइनस मेक मल्टीपल आयनिक कंपाउंड? पहले तो NH4 माइनस कोई चीज नहीं होता है, तो मल्टीपल आयनिक कंपाउंड, मैं तो एक भी आयनिक कंपाउंड NH4 माइनस का नहीं देखा हूं। कुछ होता ही नहीं NH4 माइनस। कैसा कैसा बच्चा है यार।
कुछ भी लिखने लगता है। मैं कहता हूं यहां ध्यान दो, कुछ भी लिखने लगते हो। आइए यहां देखिए, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑन केटायन रिप्लेस। इसको समझिए, चार्ज ऑन केटायन रिप्लेस। यहां ध्यान से सुनिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चार्ज ऑन केटायन रिप्लेस, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो आप देखो इसमें एनायन क्या है, एनायन है कार्बोनेट। तो ढूंढो कार्बोनेट एनायन कहां पे है, यहां पे। अब सोचो केटायन क्या है, तो इसमें केटायन है 2 Na+, दो बार है, 2 बार है, Na+ 2 बार है। इसको ऐसे लिखो, 2 बार Na+, उनमें से एक बार रह गया है और एक Na+ हट गया है। ऐसा फीलिंग आ रहा है आपको कि एक Na+ रह गया है और एक Na+ हट गया है? मुझे सिर्फ यस बोलिएगा, यस नो। क्या लग रहा है इस कंपाउंड में से एक Na+ हट गया है और एक Na+ रह गया है? नो भी आंसर आया है बहुत सारा। यार मैंने, आप नहीं समझे, जिन लोगों ने नो लिखा है वो बिल्कुल नहीं समझे। फिर से सुनिए, मैं एनायन से कंपाउंड की पहचान करता हूं। इसमें एनायन है कार्बोनेट आयन, ब्लैक से जो अंडरलाइन किया। तो पहले एनायन ढूंढिए, ये यहां चला गया है, यहां पे। अब सोचते हैं कि इसमें 2 Na+ है ना, Na2, 2 Na+ है। ये दोनों Na+ यहां आया है कि एक आया है और एक हट गया है? तो एक आया है और एक हट गया है, उसकी जगह पे H+ आ गया है, एक Na+ हट गया है। अब फील हुआ कि एक Na+ हट गया है, यस नो? जो लोग नो लिखे थे वही बोलेंगे। यहां से एक Na+ हट गया है, ये फील हुआ। जो आयन हटेगा उस पे चार्ज कितना होगा? तो जो एक Na+ हटा है उस पे एक चार्ज है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। जो एक Na+ हटा है उस पे एक चार्ज है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। मुझे बताना वैलेंसी फैक्टर समझ में आया, और अगर समझ में आया तो सेकंड वाले में निकाल के बताना। अरे इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं तो राइट साइड फिर क्यों देख रहे हो? इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं, इसमें से कितना केटायन हटा है ये निकालना है। इसमें से कितना केटायन हटा है ये निकालना है। तो हम पहले ढूंढेंगे कि एक कंपाउंड का एनायन कहां गया, और उसको देख के पता लगाएंगे कि इसमें से कितना हटा है। सेकेंड में वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। सिर्फ वो बच्चा लिखो, अभी भी मुझे बहुत बच्चा नो लिखा हुआ मिला था। सिर्फ वो बच्चा लिखो जिसको फर्स्ट और सेकंड में डाउट है। आंसर मत लिखिए, सिर्फ वो बच्चा लिखो जिसको फर्स्ट और सेकंड में डाउट है। नो और यस कुछ नहीं लिखना है। अभी तो रिएक्शन गिवन है, बाद का नहीं पता। अभी तो मैंने रिएक्शन दे दिया है। रिएक्शन देने पे मैं आपसे पूछ रहा हूं वैलेंसी फैक्टर 1 या 2? कोई कह रहा है HCl नहीं देखेंगे। अरे अब मैं जितना पढ़ाता हूं उतने पे क्यों नहीं कंसंट्रेट करते यार? ऊपर क्या लिखा हुआ है, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? चार्ज ऑन केटायन रिप्लेस। जिस कंपाउंड का चार्ज देखना है, जिस कंपाउंड में चार्ज देखना है उसी में ना देखेंगे, बाकी क्या लिखा हुआ है मुझे उससे क्या मतलब है। चलिए सेकेंड वाला भी एक्सप्लेन करता हूं मैं। यहां देखिए, फर्स्ट वाला समझ में आ गया तो सेकेंड वाला एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो हम पहले एनायन देखेंगे कहां पे है। कार्बोनेट एनायन है, ये एनायन यहां पे आ गया। अब सोचेंगे 2 Na+ है, क्या ये दोनों Na+ यहां पे है? नहीं है, दोनों हट गया है। जो 2 Na+ Na2CO3, ये क्या होता है? 2 Na+ + CO3 2-।
जो दोनों Na प्लस ये हटा है, इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? तो 2 इंटू प्लस 1, 2 इंटू 1 बराबर 2, तो वैलेंसी फैक्टर होगा 2। भाई मुझे नहीं पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द बच्चे समझ में आ रहे हैं, बट कुछ गधे हैं जो बार बार लिख दे रहे हैं। मैं उन्हीं गधों से पूछना चाहता हूं कि अब समझ में आया कि नहीं आया। किसी को अब भी डाउट है तो बोलो। अगर समझ में आ गया तो मैं एक दे रहा हूं और इसमें सही सही बताना। इस आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इस आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इस आयरन पे 3 है, इस आयरन पे 3। इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो और इसका भी निकालो। बैलेंस कर देते हैं, बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं। हमेशा एक मोल में देखेंगे, बैलेंसिंग के कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं। इन चारों का बैलेंसिंग फैक्टर निकालिए और बताइए। पोटेशियम, सईद पोटेशियम का 2 कैसे लिख सकते हो? पोटेशियम तो है ही नहीं। सैयद क्या कर रहे हो सईद? हमको नहीं समझ में आ रहा। देखो, ये कंपाउंड कहां चला गया है? तो ये कंपाउंड यहां आ गया, सेम है। 4 पोटेशियम है, जिसमें से 3 पोटेशियम खत्म हो गया है, हट गया है। 4 पोटेशियम है, एक मोल में हमेशा देखते हैं। 4 पोटेशियम है, 3 पोटेशियम हट गया है, एक बचा हुआ है। चूंकि 3 पोटेशियम हटा है और पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और 3 हटा है, तो वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। मुझे बताना, फर्स्ट का वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। इसमें डाउट है? इसमें डाउट है? यस नो? नो। अब फर्स्ट दोबारा नहीं बताऊं। चलो फर्स्ट हो गया, सेकंड पे बात करते हैं। ये कंपाउंड कहां गया है? तो Cl माइनस है इसमें। Cl माइनस कहां गया है? यहां गया है। Fe3 प्लस, इस कंपाउंड के एक मोल Fe3 प्लस है, यहां पे नहीं है, तो Fe3 प्लस हट गया है, तो वैलेंसी फैक्टर होगा 3। FeCl3 में Fe3 प्लस हट गया है, केवल Cl माइनस है, उसकी जगह K प्लस आ गया है। तो Fe3 प्लस हटा, जो हटा उस पे चार्ज देखते हैं। क्या FeCl3 का 3 होगा? समझ में आया? नहीं आया। FeCl3 में 3 होगा वैलेंसी फैक्टर। समझ में आया? नहीं आया? नहीं सर, लिख दिया ना। फिर कोई लिख ही दिया नहीं सर। यार FeCl3 है, ये KCl बन गया, तो चार्ज ऑन केटायन रिप्लेस। ये केटायन क्या हुआ क्या? यहां से माइनस Fe3 प्लस हुआ, अब प्लस K प्लस आ गया। Fe3 प्लस हटा और K प्लस आ गया। ये लाइन क्यों नहीं याद रखते हो? चार्ज ऑन केटायन रिप्लेस। जो केटायन यहां से हटा है उस पर चार्ज कितना है? तो Fe3 प्लस हटा है, उस पर चार्ज कितना है? 3, तो वैलेंसी फैक्टर 3। क्या अभी भी 3 समझ में आया? नहीं आया? बताना।
कोएफिशिएंट नहीं देखते हैं, कोएफिशिएंट नहीं देखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं देखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ केसीएल में 3 लगा हुआ है, उस 3 से कोई मतलब नहीं। चलिए इस कंपाउंड को देखते हैं, इस कंपाउंड को देखते हैं। इस कंपाउंड में एनायन ये है, तो अब इसको रिवर्स से देखिए, बैकवर्ड रिएक्शन है, ये इधर आ गया है। अब इसमें एनायन तो यही है, केटायन देखिए, एक K प्लस है और एक Fe3 प्लस है, और इधर 4 K प्लस है। इसका मतलब K प्लस रह गया और सिर्फ Fe3 प्लस रिप्लेस हो गया। चार्ज ऑन एनायन रिप्लेस, चार्ज ऑन केटायन रिप्लेस, Fe3 प्लस रिप्लेस हो गया, यहाँ Fe3 प्लस नहीं है। बैकवर्ड रिएक्शन देखिएगा, तो बताइए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा इसका। थर्ड में बोलिएगा कितना होगा वैलेंसी फैक्टर, 3 होगा। Fe3 प्लस रिप्लेस हो गया, वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। 4 कैसे होगा यार, K प्लस तो रिप्लेस हुआ ही नहीं, K प्लस तो यहाँ पे है ही, बैकवर्ड में देखो ना, K प्लस तो यहाँ पे है ही, 3 होगा। समझ में आया नहीं आया? अब मुझे फोर्थ का निकाल के बता दी, फोर्थ का है KCl का, निकाल के बता दी। लास्ट का 1, वेरी गुड, लास्ट का 1 होगा। हाँ, KCl में देखिए, KCl में देखिए, KCl यहां आया है, क्या K प्लस है यहाँ पे या हट गया? हट गया। K प्लस पे चार्ज 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वैलेंसी फैक्टर। आया नहीं आया? आ गया। 4 salts in a non-redox reaction। अब फिर से थर्ड बोलोगे तो मैं कैसे बताऊंगा यार, कुशाग्र पांडे। देखो फिर से बताता हूं एक बार थर्ड, कुशाग्र पांडे जी। थर्ड देखो, थर्ड देखो, थर्ड देखो, थर्ड ये है KFeCN होल 6, इसका वैलेंसी फैक्टर निकाला। तो बैकवर्ड रिएक्शन जाइए और देखिए क्या बना, क्या बना, K4FeCN होल 6, ये बना। KFeFeCN होल 6 से K4FeFeCN होल 6 बना। इसमें एक K प्लस है, एक Fe3 प्लस है, और इसमें 4 K प्लस है। K प्लस रिप्लेस हुआ है? नहीं हुआ है। Fe3 प्लस रिप्लेस हुआ है? हाँ हुआ है। Fe3 प्लस रिप्लेस हुआ, इस पे चार्ज कितना है? 3 है, तो वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। अब बताना समझ में आ गया कुशाग्र पांडे? कुशाग्र पांडे समझ में आया? नहीं हो सकता है Fe2 प्लस, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आया। ऊपर में देखो ना, Fe2 प्लस लिखा अलग है, ब्रैकेट के अंदर वाला रिप्लेस नहीं होता है, ब्रैकेट के अंदर वाला रिप्लेस नहीं होता है। दूसरा Fe3 प्लस ही है, ऊपर में लिखा हुआ है Fe3 प्लस। कुशाग्र पांडे आ गया। एक बच्चे ने कहा KCl रिपीट करो। देखो KCl, KCl क्लोराइड वाला कंपाउंड बैकवर्ड रिएक्शन में कहां पे है? FeCl3 में, FeCl3 में। ये एनायन सेम है, इसमें पोटेशियम K प्लस है। क्या यहाँ पे पोटेशियम है? नहीं है, नहीं है, रिप्लेस हो गया। जो रिप्लेस हुआ उस पर चार्ज कितना हुआ? 1, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। अब आया KCl समझ में? हाँ, सारा कंपाउंड साल्ट ही है। नहीं देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नहीं देखते हैं पूरे रेडॉक्स में, कहीं भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं देखते हैं, सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए देखेंगे। पूरे रेडॉक्स में बैलेंसिंग छोड़ दो तो कहीं भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं देखते। वहां पे आप पागल कर दोगे यार, आप लोग ऐसे हो। चलिए बंद करता हूं मैं।
आई होप कि आपको ये सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। फोर सॉल्ट in a redox reaction. ये क्या हो रहा है? 4 salts in a redox reaction. फोर salts in a redox reaction. सॉल्ट में किसी रेडॉक्स रिएक्शन में, तो वैलेंसी फैक्टर in a redox reaction is the number of moles of electron transferred per mole of the substance. ये लाइन डिफिनेशन जनरली क्या है ना, नॉन रेडॉक्स में वैलेंसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन को जनरली हम इक्विवेलेंट से नहीं बनाते हैं। बट फिर भी चलिए मैंने नॉन रेडॉक्स का बता दिया वैलेंसी फैक्टर निकालना। रेडॉक्स में वैलेंसी फैक्टर हमेशा यही होता है, तो ये लाइन याद रखेंगे कि रेडॉक्स में वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। क्या मतलब है इसको समझाता हूं मैं अभी। इसमें केस 1 ले लीजिए। केस 1 ले लीजिए, व्हेन ओनली वन एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, तो इसमें पूरा ध्यान देंगे आप। व्हेन ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सॉल्ट undergoes change in oxidation state. When only one element of the salt undergoes change in oxidation state. सॉल्ट के सिर्फ एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। एग्जाम्पल देखो, मान लो KMnO4 से Mn2+ हो रहा है, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और केटायन का दिख रहा है +2, तो लिखता नहीं, और बाकी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो मान के चलो कि बाकी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज सिर्फ Mn का हो रहा है, तो इसमें कैसे निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर? तो देखिएगा वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। इसके 1 मोल में देखेंगे, ध्यान दो प्लीज ध्यान दो, हमेशा इसके 1 मोल में देखेंगे। यहाँ कोएफिशिएंट 2 3 रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, हमेशा 1 मोल में देखेंगे किसका चेंज हो रहा है, तो Mn का चेंज हो रहा है। इसके 1 मोल में Mn का कितना मोल एटम है, तो 1 मोल एटम है। 1 into हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट, 7 - 2 5। मुझे बताओ, ये मैं पहले बता चुका हूं, और ये क्या निकालने में बता चुका हूं, मुझे ये बताओ, ये मैं क्या निकालने में बता चुका हूं? डेल्टा। डेल्टा ही है ये, डेल्टा ही है ये। अब डेल्टा नहीं बोलेंगे, ये वैलेंसी फैक्टर है। वहां पे चूंकि वैलेंसी फैक्टर पढ़ाया नहीं था, तो मैं डेल्टा बोल दिया था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहिएगा सर ऊपर तो लिखा है कुछ और हो और नीचे बता कुछ और रहे हो। ध्यान से सुनना, अभी अभी कुछ मत लिख देना, ध्यान से सुनना। आप कहिएगा कि ऊपर लिखा है कुछ और हो और नीचे बता कुछ और दियो। ऊपर लिखा हो कि वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, मींस KMnO4 के 1 मोल के लिए जितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वही वैलेंसी फैक्टर होगा। हमने कहा हाँ,
KMnO4 के लिए 5 ही मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, बैलेंस करके दिखाते हैं अभी। लेकिन हम बैलेंसिंग करते ही नहीं है रेडॉक्स में। जब सवाल हम इक्विवेलेंट से बताते हैं तो बैलेंसिंग करते ही नहीं है। एक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। ये मैं बताया नहीं पढ़ क्या रहा हूं, बस कुछ टर्म डिफाइन करते जा रहा हूं। तो ये मैं आगे समझाऊंगा कि मेरा उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। हमारी कोशिश होती है बिना कंप्लीटली बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखे हुए सवाल को बनाना। इस चैप्टर में हमारा उद्देश्य होता है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में उद्देश्य होता है कि हम एक रिएक्शन लिखें, उसे बैलेंस करें और तब सवाल को बनाएं। इस चैप्टर में हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम रिएक्शन को पूरा ना लिखें, बैलेंस भी ना करें और तब सवाल को बनाएं। हर इसी चैप्टर में बैलेंसिंग पढ़ते हैं, बट उद्देश्य ये होता है इस चैप्टर को कि बैलेंसिंग के बाद हम कुछ ऐसा आइडिया डेवलप करते हैं कि सवाल को बिना बैलेंसिंग के बनाए। तो मैंने आपको वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका ये बताया कि हम देखेंगे इसके एक मोल में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसका कितना मोल है, और हमेशा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी भी वैलेंसी फैक्टर नेगेटिव नहीं होता है, तो हमेशा हाई माइनस लो करते हैं। कहिएगा सर पहले तो दिखाओ कि मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही ट्रांसफर हुआ है। तो देखो KMnO4 है, बैलेंस करते हैं इसको। Mn2 प्लस है, K प्लस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर जोड़ दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H प्लस जोड़ दिया। इधर 3 पॉजिटिव है, इधर 8 पॉजिटिव है। दोनों तरफ 3 पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, बैलेंस हो गया। आप मुझे बताओ इसके 1 मोल के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? मुझे बताओ इसके 1 मोल के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 1 मोल KMnO4 के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 5। सो वैलेंसी फैक्टर 5 होगा। तो आपको समझ में आया कि ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ही है, ये 5 जो है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ही है। यस, आ गया होगा समझ। आवाज आती जाती नहीं है अमन, आवाज हमेशा सिर्फ जाती है। आवाज हमेशा सिर्फ जाती ही है, आती जाती नहीं है। बाप रे बाप, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ फिर भी बोलता है एक बार फिर से। मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया, रिएक्शन को बैलेंस करने में भी 5 इलेक्ट्रॉन आया। तो मैं लास्ट में आपको ये बताया कि बैलेंसिंग में जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है 1 मोल कंपाउंड के लिए, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। अंकित मैंने लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दिया। 9:30 हो रहा है। सो ये सही जगह नहीं है क्लास को खत्म करने के लिए, रुक जाओ। इस केस को पूरा जब तक नहीं करेंगे खत्म नहीं करेंगे क्लास को। सेकंड देखिए, सेकंड आप ऊपर वाले मेथड से निकालिएगा, बैलेंस करके मत निकालिएगा। आप इस मेथड से निकालना, डेल्टा वाले मेथड से। सेकंड K2Cr2O7 है। एक चीज और याद भी रखते जाइएगा तो अच्छा है। क्या याद रखना? KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाता है। सेकंड है KMnO4 न्यूट्रल और वीकली बेसिक, न्यूट्रल और वीकली बेसिक, वीकली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में MnO2 बनाता है। आप मुझे बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, बताओ इसमें। KMnO4 स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में Mn+6 में चेंज होता है। आप मुझे बताओ वैलेंसी फैक्टर इसमें कितना होगा? K2Cr2O7
एसिडिक मीडियम में Cr3 प्लस में चेंज होता है। आप मुझे बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? सेकंड में बोलिएगा, सेकंड में कितना आएगा? तो यहां देखिए +7 है, यहां +4 है। इसके 1 मोल में Mn का 1 मोल एटम है तो 1 × 7 - 4 3 होगा। यहाँ +7 है, यहाँ +6 है। इसके 1 मोल में Mn का 1 मोल एटम है तो 1 × 7 - 6 होगा 1। यहाँ +6 है, यहाँ +3 है। इसके 1 मोल में क्रोमियम का 2 मोल एटम है तो 2 × 6 - 3 6 होगा। मुझे बताओ इन चारों में कोई डाउट है? इन चारों में कोई डाउट है बेटा? नो। तो अब आप क्या करो, क्वेश्चन ले लो, इसको होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन है कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर इन द फॉलोइंग। ये आप घर पे करना प्लीज। ये लास्ट है, इसके बाद मैं आपका डाउट देखूंगा। कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर इन द फॉलोइंग। पहला FeO से Fe3+, FeO से Fe2O3, Fe2O3 से FeO, Fe3O4 से Fe2O3, H2S से SO4 2-, H2S से सल्फर, SO3 2- से SO4 2-, NO3- से NO, NO3- से NO2, NO3- से N2O, Na2S2O3 से Na2S4O6, Ki से I2, I2 से I-, Cl2 से Cl-, ClO3- से Cl2, C2O4 2- से CO2, Sn2+ से Sn4+। इतने में आप घर पे कैलकुलेट कीजिएगा ना? यस नो? अब आपका होमवर्क ले लेता हूं मैं, जितना हो पाएगा उतना करेंगे अभी होमवर्क। रेस्ट 13 में एक ही सवाल पूछा है। एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन एंड 22% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम बाई मोल के बराबर होता है, तो इससे मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास होगा 0.78 इंटू 28 प्लस 0.22 इंटू 32। ये जो भी आ जाए, एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं।
0.78 into 28, 21.84 plus 0.22 into 32, 7.04, 28.88 ग्राम। मोलर मास आ गया, 40 ग्राम एयर है, 20 डिग्री पे 745 टॉर है, वॉल्यूम पूछ रहा है। V बराबर होगा nRT/P। 40 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास इंटू R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 293 केल्विन और प्रेशर 745/760। ये लीटर में आंसर होगा। और ये आ रहा है 34 लीटर। ये आंसर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत रही होगी। मोलर मास निकाला, V बराबर nRT/P लगा दिया। सो रेस 13 में ये सवाल था। अब देखिए S2 पूछा है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म का सवाल है, इसको देखते हैं। 1 लीटर ऑफ ए मिल्क, 1000 ml मिल्क है। मिल्क है 1 लीटर मतलब 1000 ml और इसका मास है 1.035 kg मतलब 1035 ग्राम। इसमें फैट है 4% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब 100 ml में 4 ml, तो 4/100 इंटू 1000। फैट है 40 ml। अब फैट का डेंसिटी है 0.875 ग्राम पर ml। ये 40 इंटू 0.875 ग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी गुना कर दिया और ये आएगा 35 ग्राम। फैट आ गया 35 ग्राम। Derive the density of fat-free milk, skimmed milk is x gram per ml. तो मास ऑफ skimmed milk, x डेंसिटी पूछ रहा है, तो मास ऑफ skimmed milk कितना होगा? मास ऑफ skimmed milk होगा 1035 माइनस 35 फैट फ्री मिल्क 1000 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क कितना होगा? वॉल्यूम ऐसे नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट अपन 1000 ml माइनस 40 ml नहीं करेंगे। वॉल्यूम ऐसे नहीं निकालेंगे, डेंसिटी सबका अलग अलग है। तो वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास बाई डेंसिटी। तो मास ऑफ स्किम्ड मिल्क बाई डेंसिटी ऑफ स्किम्ड मिल्क। इससे बनेगा
वॉल्यूम को एडिटिव मान लें क्या? इसका डेंसिटी पता है, इसका डेंसिटी पता है, इसका डेंसिटी निकालना है, कोई बात नहीं। हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क। यहाँ पे वॉल्यूम एडिटिव नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा वरना बनेगा नहीं। वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ मिल्क माइनस वॉल्यूम ऑफ फैट। वॉल्यूम ऑफ मिल्क है 1000 ml और वॉल्यूम ऑफ फैट है 40 ml, और ये आ जाएगा 960 ml। सो डेंसिटी ऑफ स्किम्ड मिल्क ये होगा मास बाई वॉल्यूम 1000 बाई 960। ये देखना कितना आता है 1000 बाई 960। (1.04 ग्राम पर ml। ये आंसर है 1.04 ग्राम पर ml। इस सॉल्यूशन आपको डेंसिटी पूछ रहा है फैट फ्री मिल्क का, इसलिए नहीं कर सकते उससे। पता नहीं कुछ का कुछ लिखते जा रहे हो, इतने लिखोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कृष्णा पढ़ा चुके हो, क्यों बार बार पूछ रहे हो यार 50 बार? जहां पढ़ा है वहां जाके देखो ना कैसे निकाल रहा हूं। नहीं, मिल्क और फैट कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, नहीं समझ में आया। क्वेश्चन है मिल्क है, तो इसमें स्किम्ड मिल्क होगा, बिना स्किम्ड मिल्क मतलब फैट रहित स्किम्ड मिल्क होगा और फैट होगा। तो आपसे पूछा इससे फैट को बाहर निकाल दिया तो स्किम्ड मिल्क की डेंसिटी क्या होगी? तो देखो हमने क्या किया, मिल्क है 1000 ml, उसका मास निकाल लिया। 1000 ml है मिल्क, 1 लीटर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1035 ग्राम। फैट है 4% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो फैट का वॉल्यूम हो गया 40 ml, तो फैट का मास निकाल लिया। मिल्क के मास में से फैट का मास घटा लिया तो हमें मास ऑफ स्किम्ड मिल्क आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिल्क माइनस वॉल्यूम ऑफ द फैट कर लिया तो वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क आ गया। डेंसिटी हो गया मास ऑफ स्किम्ड मिल्क बाय वॉल्यूम ऑफ स्किम्ड मिल्क। कहां दिक्कत है इसमें? मुझे बताना समझ में आया कि नहीं ये सवाल? आप स्टूडेंट ही पता नहीं क्या करते रहते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 ml of a X% weight by weight alcohol by weight is अल्कोहल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट में 60 ml है, X% वेट बाई वेट है। आपको पहले मैं ब्लॉक कर दूं, नहीं तो कुछ लिखते रहते हो आप हमेशा। कहां ग्राम पर लीटर पूछा है? ये ग्राम पर ml ही होगा जी, यहां लगा दो, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ग्राम पर ml ही होगा। ग्राम पर लीटर सोचो ना, 1 लीटर स्किम्ड मिल्क का 1.04 आएगा, नहीं आएगा। ग्राम पर ml ही पूछा है यहाँ पे, एकदम सही कह रहे हो, ग्राम पर लीटर पूछा है, वो गलत लिखा है। ग्राम पर ml यहाँ पे लगाओ, जी के बाद स्लैश लगाओ। 5 देखो, अल्कोहल सॉल्यूशन है, 60 ml है, X% वेट बाई वेट है, डेंसिटी है इसका 0.6 ग्राम पर ml। दूसरा अल्कोहल सॉल्यूशन बनाना है,
ये 200 ml बनाना है, 12% वेट बाई वेट, इसका डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर एम। ओरिजिनल में मास आपसे पूछ रहा है, मतलब x% वेट बाई वेट, ये हमको x% वेट बाई वेट, x निकाल लेंगे तो मास निकल जाएगा, x निकाल लेंगे तो मास निकल जाएगा। तो पहले सोचो कि x निकालना है, इसी अल्कोहल सॉल्यूशन से इस अल्कोहल को बना रहे हैं, दोनों को सेम से ही बना रहे हैं, इसी से इसको बना रहे हैं। तो अल्कोहल का मात्रा जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, क्योंकि हम बाकी पानी मिलाए होंगे, बाकी जो भी दूसरा सॉल्वेंट है वो मिलाए। तो अल्कोहल का मात्रा इसमें कितना है? इसमें जो अल्कोहल है 60 ml है, डेंसिटी है 0.6, तो 60 इंटू 0.6 ग्राम हुआ, और 100 ग्राम में x ग्राम होता है, तो x बाई 100 कर दोगे तो अल्कोहल का मास आ जाएगा। इस तरफ देखो, 200 ml है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो 200 इंटू 0.9 ग्राम हो गया, ये मास हो गया। इसमें 12% है, इंटू 12 बाई 100, यहां से x निकाल लीजिए, x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर 15% आ रहा है। आपसे पूछ रहा है मास ऑफ अल्कोहल इन ओरिजिनल सैंपल, 15% x आ रहा है, तो मास हो जाएगा, मास ऑफ अल्कोहल ये बराबर होगा, मास है कितना, 60 इंटू 0.6 मास, ये मास है, इसका 15%, 15 बाई 100, 15 छक 90, 9 9 55 9 छक 54, 5.4 ग्राम आ रहा है। एक्स गलत निकाले क्या? अल्कोहल सोल्यूशन है, 60 ml है, x% वेट बाई वेट है। टाइम ओवर हो रहा है, मैं अभी छोड़ देता हूं इसको, अगली क्लास में इसको कर लेंगे, है ना। सो इसको छोड़ देता हूं मैं, अगली क्लास में कर लेंगे। मैं मटेरियल भेज दूं, टाइम ओवर हो रहा है तो टेंशन होती है उसमें। सेव टू फाइल्स, सेव कर लिया, अब इसे भेजना है, अगली क्लास में कर लेंगे। थोड़ा रिवाइज करके आना। थैंक यू वेरी मच।